हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 14 दिसंबर 2020 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एक्सप्लेन पेज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज हमें डिस्कस करने हैं। तो फ्रंट पेज पे अगर देखें तो दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं। वैसे आज ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एडिटोरियल में भी नहीं थे और अभी इसमें न्यूज़ में भी देखेंगे तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, पर हाँ जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 का जो डेटा रिलीज़ किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा जो डिक्लेयर किया गया है डेटा, तो देखेंगे इसमें कि क्या स्टेटस अभी करंटली चल रहा है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में मिलते हैं और ये डेटा आपको मेंस में लिखने को भी बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो ये देखेंगे एक तो आर्टिकल। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो इसी पेज पे आप देखोगे तो इंडिया में जो टू व्हीलर्स चल रहे हैं या जो इतने भी व्हीकल्स चल रहे हैं उनमें आप देखोगे लगभग 50% व्हीकल्स ऐसे हैं जो कि अनइंश्योर्ड हैं। इंश्योरेंस ही नहीं उन्होंने, मतलब फर्स्ट टाइम तो जैसे लिया है कोई व्हीकल तो आपको क्या कंपनी इंश्योरेंस देती है, ठीक है, करवाना ही पड़ता है, बट रिन्यू नहीं कराया। और आप देखोगे जो टू व्हीलर जो व्हीकल हैं उनमें तो रजिस्ट्रेशन की जो इंश्योरेंस की है वो प्रॉब्लम आप देखोगे लगभग 60% से भी ज़्यादा टू व्हीलर व्हीकल्स अभी जो इंडियन रोड्स पे दौड़ रहे हैं उनका इंश्योरेंस ही नहीं है। ठीक है, तो ये दो आर्टिकल देखेंगे, अच्छे आर्टिकल्स हैं। फिर इसके बाद में अगर देखें तो आप सीधा एक्सप्लेन पेज पे आओगे और वहाँ पर अभी जो लेटेस्ट डेटा जो डिक्लेयर किया गया है चाइना और नेपाल के द्वारा कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो इंक्रीज हो गई है 0.83 मीटर्स 0.86 सॉरी, ठीक है, 0.86 मीटर से पहले 8,848 मीटर कंसिडर की गई थी। फिर उसके बाद में यूएसए ने अपनी तरफ से डेटा रिलीज़ किया था, उसमें बताया था 8,850 मीटर। पर अभी लेटेस्ट जो डेटा डिक्लेयर किया गया है चाइना प्लस नेपाल, तो इनके द्वारा जो डेटा दिया गया है वो 8,848.86 मीटर। ठीक है, तो ये मेज़र कैसे किया जाता है ये हम जानने की कोशिश करेंगे और ये हाइट में जो इंक्रीमेंट देखा गया है इसकी वजह क्या है वो भी हम जानेंगे। तो एक आर्टिकल हो गया एक्सप्लेन पेज पे। फिर आप देखोगे सीधा हम पहुंच गए हैं इकोनॉमी पेज पे। वर्ल्ड पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी। यहाँ पर IFSCA ये बुलियन एक्सचेंज के लिए नॉर्म नोटिफाइड किए गए हैं इस इंस्टीट्यूशन, इस अथॉरिटी के द्वारा। तो इस अथॉरिटी के बारे में आपको गूगल करना है, विकिपीडिया पे आप ज़रूर पढ़ लेना इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। बाकी जो नोटिफिकेशन है वो देख लेंगे क्या है इस पेज पे। बाकी आप देखोगे कोई भी चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। बाकी फ्लो में है, फ्लो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। एंड्स आ जाएं, कोई चीज़ हमें कोई फाउंड हो रही हो कुछ स्टडीज़ के बेसिस पे, वो चीज़ें काम आती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे सिर्फ ये वाला आर्टिकल। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है माल न्यूट्रिशन इन किड्स वर्सन इन की स्टेट्स। 2015 से 2019 का अगर टेन्योर देखा जाए तो माल न्यूट्रिशन, कुपोषण का जो जाल है या फिर जो प्रॉब्लम है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है या फिर और बुरी परिस्थिति में हम अभी करंटली चल रहे हैं 2015 से 19 का अगर डेटा देखें तो। ठीक है, सैनिटेशन या फिर वाटर की जो एक्सेसिबिलिटी है, फ्यूल एक्सेसिबिलिटी है, वो तो देखो कंडीशन थोड़ी बेटर हुई है, बट स्टंटिंग की बात करें या वेस्टिंग की बात करें तो इसमें बच्चे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। स्टंटिंग, वेस्टिंग, ये सारी की सारी डेफिनेशंस आज इस आर्टिकल में हमारी क्लियर हो जाएगी अगर आपको कहीं थोड़ा बहुत डाउट हो तो। अभी कुछ स्टेट्स का आप देखोगे बहुत सारा डेटा रिलीज़ किया गया है चाइल्ड माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड, तो आप देखोगे एक इम्प्रूवमेंट होने की बजाय जिसमें सैनिटेशन या फिर वाटर एक्सेसिबिलिटी या फ्यूल एक्सेसिबिलिटी, इसमें तो कहीं ना कहीं बेटरमेंट देखा गया है, बट माल नरिशमेंट की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं वर्स देखी गई है। जो डेटा अभी रिलीज़ किया गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के द्वारा, जो कि रिलीज़ किया जाता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नोट कर लेना आप इसको। ठीक है, 12 दिसंबर को ये डिक्लेयर हुआ है और आप देखोगे कि 2015-16 में जो डेटा आया था उसको हम अभी कंपेयर करने वाले हैं 2019 से 19-20 के डेटा को। तो जो लेटेस्ट डेटा है वो 17 स्टेट्स के बारे में डिक्लेयर किया हुआ है फिलहाल, जिसमें महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और इनको इंक्लूड करने के अलावा आप देखोगे 5 यूनियन टेरिटरीज को भी इंक्लूड किया गया है, जिसमें से एक है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, दूसरा हम देखें, ये अपने आप में ये डेटा बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाता है जब हेल्थ की सिचुएशन को हम ट्रैक करें और कोविड-19 पेंडेमिक के ड्यूरिंग, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फेज़ 2 के सर्वे की अगर बात करें तो जो बचे हुए स्टेट होंगे जिनमें यूपी होगा, पंजाब, मध्य प्रदेश,
ये बचे हुए जो स्टेट्स होंगे उनको कवर किया जाएगा, पर उनमें थोड़ा सा डेटा कलेक्ट करने में थोड़ा डिले हो गया, इस वजह से उनका रिले जो रिजल्ट आएगा वो मई 2021 तक अवेलेबल हो पाएगा। फिलहाल हम फेज फर्स्ट की बात करते हैं। फेज फर्स्ट में देखा जाए तो ज़्यादातर स्टेट्स की अगर बात करें तो उन्होंने विटनेस किया है कि कुछ मीगर इंप्रूवमेंट, मतलब मामूली सा इंप्रूवमेंट देखा गया है, या फिर सस्टेन्ड रिवर्सल देखा गया है कि जो 5 साल से कम के बच्चे जो हैं उनमें माल न्यूट्रिशन के जो पैरामीटर्स हैं, जैसे कि चाइल्ड स्टंटिंग की बात कर लो, चाइल्ड वेस्टिंग की बात कर लो, तो या फिर चिल्ड्रन अंडर वेट की बात कर लो, या चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट की बात कर लो, तो आप देखोगे इंप्रूवमेंट तो हुआ है तो थोड़ा सा हुआ है, या फिर आप देख सकते हो इंप्रूवमेंट की बजाय क्वालिटी, या फिर आप कह सकते हो सिचुएशन थोड़ी वर्स हुई है। तो 4 की इंडिकेटर्स हैं, 4 की मैट्रिक हैं जिन पे बेस्ड ये डेटा है जो कि अभी रिलीज किया गया है, और ये जो डेटा है इनमें से जो 4 की पिलर हैं वो आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया 100 टॉप 100 कंट्रीज में भी कंसिडर नहीं होता है जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज किया जाता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो कौन रिलीज करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें चाइल्ड वेस्टिंग की बात करें तो ये आप देख सकते हो, ये अपने आप में एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन को शो करता है। एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन मतलब रिसेंटली कोई वीकनेस रही है। वेस्टिंग का मतलब सिंपल सा मैं आपको बताऊं कि एक बच्चे की हाइट तो उसके हिसाब से उसका वजन कितना है, तो अगर हाइट के हिसाब से वजन प्रॉपर नहीं है तो उसकी वजह क्या हो सकती है, भाई प्रीवियसली खाने पीने को अच्छा नहीं मिला इस वजह से, तो ये क्या हो गया, एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन। जबकि आप चाइल्ड स्टंटिंग की अगर बात करो तो वो आपको शो करता है क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन। कहने का मतलब बच्चे को बचपन से कुपोषण का शिकार होना पड़ा है। दोनों का ध्यान रखना आप, ये कॉन्सेप्चुअल चीज बताइए अभी यहाँ पे आर्टिकल में। तो अगर आप चिल्ड्रन की लो वेट को कंसिडर करो, लो हाइट के मतलब हाइट के रिस्पेक्ट में, तो वो तो हो जाती है चाइल्ड वेस्टिंग। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया हमेशा से ही हाई लेवल ऑफ चाइल्ड वेस्टिंग का शिकार रहा है। मतलब डिक्रीमेंट तो है, रिडक्शन तो किया जा रहा है, बट फिर भी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी भी चाइल्ड वेस्टिंग है। वेस्टिंग का मतलब मैंने बताया हाइट के रिस्पेक्ट में बच्चे का वजन कितना है, ठीक है। तेलंगाना देखो, केरल देखो, बिहार देखो, असम देखो, इसके अलावा जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है वो वहाँ पर कहीं ना कहीं चाइल्ड वेस्टिंग में इंक्रीमेंट देखा गया है। इसके अलावा आप देखोगे महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर चाइल्ड वेस्टिंग का जो लेवल है वो स्टेगनेंट है, न तो कम हुआ है ना बढ़ा है। तो इससे क्या क्लियर होता है कि ये चीज़ तो हमें होगी इस तरीके से यहाँ पे। तो इसके अलावा हम देखें कि जिस तरीके से गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, असम, केरला, यहाँ पर भी आप देखोगे तो जो अंडर वेट चिल्ड्रन है इनका प्रोपोर्शन जो है वो अभी रिसेंटली जो बड़े स्टेट्स हैं उनमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। कहने का मतलब अंडर वेट चिल्ड्रन जो है वो नंबर्स में बढ़ गए हैं इन स्टेट्स में। तो ये डेटा आप जरूर लिख लेना कि स्टंटिंग भी क्या है, बढ़ी है, तो इसके वेस्टिंग भी बढ़ी है, तो यहाँ पर अंडर वेट है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात आ जाती है, एक सरप्राइजिंग रिवर्सल देखा गया है किसमें, चाइल्ड स्टंटिंग में। चाइल्ड स्टंटिंग का सिंपल सा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा क्या होता है इसमें, कि जो बच्चे की एज होती है तो एज के रिस्पेक्ट में बच्चे की हाइट कितनी बढ़ी, ठीक है। तो अब अगर स्टंटिंग अगर बच्चे में आ रही है तो उसकी वजह है क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन, उसको पूरी ज़िंदगी में अच्छा खाना नहीं मिला किसी भी बच्चे को। और या अगर देखोगे परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अगर देखा जाए तो लो वेट भी है, वो मतलब लो हाइट दिखाई देती है एज के रिस्पेक्ट में, उसको हम बोल देते हैं स्टंटिंग की। तो वो आप देखोगे कि कहाँ पर स्टंटिंग को कंट्रोल कर लिया था वो अब वापस से डिक्लाइन कर रहा है। कहने का मतलब माल न्यूट्रिशन, वो भी क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन का शिकार हुए हैं बच्चे। स्टंटिंग की बात करें तो आप देखोगे बाकी फैक्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये लंबे क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन की बात होगी ना, बचपन से लेके मतलब जब बच्चा पैदा हुआ तब से लेकर के 5 साल तक उसकी क्या इनटेक रही है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। जबकि वेस्टिंग क्या है कि प्रीवियसली क्या खाया है बच्चे ने। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग लास्टिंग एडवर्स इफेक्ट शो करता है अगर स्टंटिंग का शिकार बच्चा हो गया, क्योंकि उसको फिर कॉग्निटिव जो उसकी बच्चे का जो मेंटल एबिलिटी जो डेवलप होनी चाहिए वो भी नहीं हो पाती है, तो फिजिकल डेवलपमेंट भी बच्चे का प्रॉपर नहीं हो पाता है। तेलंगाना, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इनकी बात अगर करें तो यहाँ पर
इंक्रीमेंट देखा गया है स्टंटिंग में। तो आप देख सकते हो कि खाना पीना कितना वीक रहा है पिछले टाइम में, अगर पिछले 5 सालों की बात करें। इसी तरीके से आप देखोगे एक सीनियर रिसर्चर हैं जिनका नाम है पूर्णिमा मेनन, तो उन्होंने ये बोला कि इंटरनेशनल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट इफ्प्री के हिसाब से देखें तो चाइल्ड स्टंटिंग जो है ना वो ह्यूजली ट्रबलिंग होती है एक बच्चे के लिए। समझ गए? तो आप देखोगे इफ्प्री, यहाँ पर मुझे लगता है आपको आंसर मिल गया। खैर कोई ना, फिर भी आप सर्च करना इसको और डिटेल में पढ़ना कि कौन ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज करता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे किसी बच्चे के अगर यूँ आप देखोगे यहाँ स्टंटेड है, उसकी हाइट कम है एज के अकॉर्डिंग, तो ये तो आप देखोगे तो थ्रू आउट वर्ल्ड इंक्रीज ही होती चली जा रही है। मतलब ये इंडिया में ही प्रॉब्लम नहीं है स्टंटिंग वाली, तो वर्ल्ड में भी देखी जा सकती है। ओके, इसके अलावा बच्चे की जो ग्रोथ होनी चाहिए उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और दूसरा आप देखोगे जब एक डेमोक्रेसी स्टेबल हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चों पे ध्यान दिया जाता है, उनकी वेलफेयर पे ध्यान दिया जाता है। तो वहाँ पर तो क्या होता है, स्टंटिंग की प्रॉब्लम को टैकल करना वो शुरू कर देते हैं। बट इंडिया एक स्टेबल डेमोक्रेसी कंसिडर की जाती है, बट उस केस में भी आज देखोगे हमारे यहाँ पर स्टंटिंग की प्रॉब्लम चलती आ रही है। तो ये अपने आप में दुख की बात है, इसे हमें जल्दी से जल्दी सही करने की ज़रूरत है। अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो इसमें भी आप देखोगे कि 1000 जो बच्चों का जन्म होता है उनमें कितने बच्चों की डेथ होती है 1 साल से पहले पहले। इसको बोला जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो आप देखोगे अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट डेटा जो है वो भी आप देखोगे लगभग स्टैग्नेंट है। ओके, एक तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की देखो या फिर जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है कि 5 साल तक बच्चे की डेथ होती है या नहीं होती हर 1000 बच्चों पे, तो उस वो दोनों की दोनों स्टैग्नेंट है। मतलब ना तो उसमें इंक्रीमेंट हुआ है ना कोई डिक्रीमेंट देखा गया है। आशीष गुप्ता एक और रिसर्चर है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में रहते हैं। उनके हिसाब से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 जिसका डेटा आया था 2000 से 2005 का डेटा होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 उसका डेटा रिलीज हुआ था 2015-2016 में, 2004-5 लिखना चाहिए इसको, ठीक है। 2015-16 में जो डेटा आया उसमें उन्होंने बताया कि प्रोग्रेस देखी जा रही थी। कहने का मतलब मोर्टेलिटी रिडक्शन देखा गया था। कहने का मतलब 2015-16 में मोर्टेलिटी रिडक्शन थी, इम्प्रूवमेंट था अगर डेटा का देखा जाए तो। बट अभी आज ये जो NFHS का जो डेटा है उसको कंपेयर अभी करेंगे हम NFHS 5 और 4 से। देखोगे अंडर 5 मोर्टेलिटी जो थी वो देखा गया था कि 74 डेथ हुआ करती थी 1000 बच्चों पे। अंडर 5 मोर्टेलिटी की बात कर रहे हैं NFHS 3 के हिसाब से। फिर इसको इम्प्रूव करके NFHS 4 में देखा गया तो पता पड़ा कि केवल 50 बच्चों की डेथ हो रही है 1000 पे। पर आप देखोगे अब डिक्लाइन देखा गया है पिछले 10 सालों में, क्या कि जहां 74 बच्चों की डेथ होती वो कहां पर आ गई आपके 50 पे, तो लगभग 33% इंप्रूवमेंट हो गया। फिर आप NFHS जो अभी लेटेस्ट जो डेटा आया है उसको आप NFHS 4 से कंपेयर करेंगे तो उसमें पिछले 5 सालों के टाइम पे बहुत ही कम प्रोग्रेस रजिस्टर की गई है। जहां 33% पिछले 10 सालों में देखा गया था, 2004-5 के डेटा को कंपेयर किया गया था 2015-16 में, तब तो 33% इंप्रूवमेंट था। बट अभी अब हम पिछले 5 सालों का कंपैरिजन देखें जहां पर हमारे पास में 2015-16 के डेटा को हम कंपेयर कर रहे हैं 2019-20 के डेटा से, तो आपको पता पड़ रहा है केवल और केवल मीगर हल्का सा आपको इंप्रूवमेंट देखा गया है इसमें। महाराष्ट्र में आप देखोगे अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है वो एज इट इज रह गई है जो पहले थी NFHS 4 के टाइम पे, वो कि वो बिहार में थोड़ा सा रिडक्शन देखा गया है, दैट इज बाई 3%। इसके अलावा आप देखोगे 60% जो बच्चे हैं आप देखोगे जिनकी मोर्टेलिटी रेट देखिए वो कहीं ना कहीं किस वजह से थी, पुअर न्यूट्रिशन, कि उनको खाने पीने में अच्छे से पोषक तत्व नहीं मिल पाए। चाइल्ड माल न्यूट्रिशन इंडिया की सबसे बड़ी एक सेंट्रल प्रॉब्लम हमेशा से बनी रह रही है। NFHS 5 डेटा के हिसाब से अगर हम देखें तो शुरुआती 5 साल बता रहे हैं जो हमारी करंट गवर्नमेंट है अभी, उनके 5 साल की दौरान की बात हुई तो उसमें पता पड़ा है कि हमारे यहाँ पर ग्रैन्युलर जो डेटा अवेलेबल है तो उसके हिसाब से हम देखें तो एक रिवर्सल देखा गया है इस पूरे प्रोसेस में। जो चाइल्ड माल न्यूट्रिशन की बात की जाए जहाँ पर प्रोग्रेस देखी गई थी पिछले 10 सालों में, 2004-5 से कंपेयर किया गया था जब 2015-16 से, उनके कंपैरिजन में अभी आप 2015-16 के डेटा को 2019-20 के डेटा से कंपेयर करते हो तो हमारे यहाँ पर डिक्लाइन देखा गया है। कहने का मतलब माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम वर्स होती जा रही है।
ठीक है, यही चीज़ रिपीटेडली बताई जा रही है। एनएफएचएस ने अब की बार, आप इस चीज़ को ज़रूर नोट कर लेना कि और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंटली कवर की है, नए टॉपिक्स भी कवर किए हैं, जैसे कि प्री स्कूल एजुकेशन कितनी है बच्चे की, डिसेबिलिटी कितनी है बच्चे में, एक्सेस टू टॉयलेट फैसिलिटी कितनी है आसपास में, ठीक है, वो बच्चा कितनी बार जाता है टॉयलेट, या कितना उसके पास में जो एक वेल मैनर में जो टॉयलेट फैसिलिटी होनी चाहिए वो है कि नहीं है, डेथ रजिस्ट्रेशन है वो भी किया गया है। इसके अलावा बाथिंग प्रैक्टिस है उसके बारे में भी, कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो लड़कियां हैं वो कितना, मतलब अपने हिसाब से वो फीमेल्स हैं वो कितना बाथिंग प्रैक्टिस को फॉलो कर रही हैं, और बहुत सारे मेथड्स को भी ध्यान में रखा गया है कि हाँ अबॉर्शन के क्या मेथड अब यूज़ किए जा रहे हैं और उसके पीछे रीज़न क्या है। तो ये भी नए टॉपिक ऐड किए गए हैं, तो ये आप ज़रूर लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है फॉर फ्रंट पेज से ही, ओवर 50% व्हीकल्स ऑन रोड आर अनइंश्योर्ड, ठीक है, इंश्योरेंस ही नहीं है उनके पास में। तो ये डेटा रिलीज किया गया है इरडा के द्वारा, ठीक है, इरडा ही। तो अभी लेटेस्ट जो हमारे पास में मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें एक प्रोविज़न किया हुआ है कि इंश्योरेंस तो आपको लेना ही पड़ेगा। इवन जो लेटेस्ट जो अमेंडमेंट किया गया 2019 में, उसमें ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि भाई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी आपको लेना पड़ेगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब एक तो इंश्योरेंस देने वाली कंपनी, एक इंश्योरेंस लेने वाले व्हीकल का मालिक, और फिर उसके बाद में इस मालिक के व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया तीसरे बंदे से, किसी से, तो इस बंदे को भी प्रोटेक्शन देना जो कि इस इंश्योरेंस के अंडर ही आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो आप देखोगे अभी डेटा रिलीज किया गया है इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा। ये जरूर ध्यान रखना कि इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है वो इरडा के अंडर में काम करता है, रेगुलेटर के अंडर काम करता है इरडा के अंदर में, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखना। तो मार्च 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो नियरली 57% व्हीकल्स इंडियन रोड्स पे वो दौड़ रहे हैं जिनके पास में इंश्योरेंस ही नहीं है। तो हम इसमें बहुत सारे आप देख सकते हो आउटकम हम यहाँ से पिक कर सकते हैं। नंबर 1 कि लोग अभी भी अवेयर नहीं है। नंबर 2 लोगों के पास में पैसे कम है इसका मतलब। नंबर 3 आप सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की बात करते हो कि लोगों को इंश्योरेंस दो, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, और वो तो उसमें भी कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि अगर एक व्हीकल को एक आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी उस पर, मतलब एक तरीके से कहीं से आ जा रहे हो आप और उस पर आप बैठे हो, तो वो आपकी ज़िंदगी उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है उस व्हीकल पे, और अनहोनी अगर हो गई, मान लो कि अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में फिर आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। अगर किसी इंडिविजुअल की उसमें डेथ हो गई तो उसके जो जो फैमिली मेम्बर्स हैं या जो भी क्लोज नियर एंड डियर्स हैं उनको उसके बारे में कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। इवन जो थर्ड पार्टी है जिसके साथ में उस व्हीकल की एक्सीडेंट हुई है, उस थर्ड पार्टी के लोगों को भी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये हमें कहीं ना कहीं शो करती है कि हम कितने इग्नोरेंट हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको, आप ये कहीं ना कहीं एथिक्स में भी काम आ सकता है, इग्नोरेंस के सेगमेंट में भी। कभी हमें इंश्योरेंस के बारे में लिखना हो, मेडिकल इंश्योरेंस और इनकी बात करें, या फिर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की बात करें, तो उनमें भी हम ये कहीं ना कहीं काम में ले सकते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन अभी हमने डिस्कस की। रिन्यूएबल जो है वो करते ही नहीं है, एक बार रिन्यूएबल करते हैं फिर उसके बाद में बात ही नहीं करते हैं। तो ये जो डेटा डिक्लेयर किया गया है ये आप यहाँ से देख सकते हो, इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इरडा के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। बाकी माइन्यूट डिटेल है वो हमारे बिल्कुल काम की नहीं है। मेन चीज़ हमने देख ली 57%, और उसमें टू व्हीलर्स की बात करोगे तो 60% से ज़्यादा टू व्हीलर बिना इंश्योरेंस के दौड़ रहे हैं इंडियन रोड्स पे, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है एक्सप्लेन पेज से, हाउ टू मेजर अ माउंटेन। माउंटेन को कैसे मेजर किया जा सकता है। आपने 10th की अगर ट्रिग्नोमेट्री देखी है, पढ़ी है, तो आपको ज़रूर ध्यान होगा कि किस तरीके से इस अननोन हाइट को मेज़र किया जा सकता है। अगर एक ऑब्जर्वर को ये पता हो कि इनमें से ये एंगल कौन सा है, और इसके बाद में ये पता हो और ये डिस्टेंस पता हो, तो इसके बाद में कहने का मतलब आपको एक कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी त्रिभुज है, उसमें राइट एंगल ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं फिलहाल, हाइट मेजर करनी है तो हमें, जैसे माउंटेन की हाइट भी मेजर करते हो, ये राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको पता है कि एक ट्राइंगल में 3 तो इसकी साइड्स होती हैं और 3 ही इसमें एंगल होते हैं। तो अगर आपको किसी भी इस पूरे पता करना है कि कितनी ये हाइट है, ये हाइट अगर पता करनी है, तो इसके लिए आपको कोई भी 3 चीज़ का पता हो, जिनमें एक साइड 2 एंगल हो सकते हैं या फिर 2 साइड 1 एंगल हो सकता है। अगर इनमें से कोई भी आपको 3 चीज़ें पता है, 6 चीज़ें हो गई ना, 3 एंगल हो गए, 3 साइड्स, तो 6 चीज़ों में से कोई भी 3 अगर पता है तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो हाइट को,
ठीक है, ये तो हो गया सिंपल फॉर्मूला। इसमें आपको पता है कि हमें अगर ये नहीं पता कि वाकई में इसको आप मेज़र करना चाह रहे हैं दूर की दूर से, तो हमने जो ऑब्जर्वर की लोकेशन है उसको चेंज कर दिया, तो आपको ये डिस्टेंस अगर पता है तो उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो पूरा प्रॉपर वे में। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो दो त्रिभुज बन गए, मैं अभी बना देता हूँ फिर से, दो ट्राइंगल्स बन गए हैं यहाँ पे, एक और ये दो। इन दोनों ट्राइंगल्स का यूज़ करके और फिर बाद में ये मेज़र कर लिया जाता है कि हाइट कितनी है। ओके, तो ये जो मेथड है ये तो देखो ट्रिग्नोमेट्री का मेथड है, जो कि हमारे मतलब 1950 का जो डेटा था माउंट एवरेस्ट के रिगार्डिंग कि भाई 8,848 मीटर की हाइट है, तो वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट आप कह सकते हो। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन की गई थी इन ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड्स पे बेस्ड ही। दूसरा हम देखेंगे कि वहाँ पर कोई जीपीएस सिस्टम भी नहीं हुआ करता था, फिर भी मेजरमेंट लिया गया था। तो सिंपल सा वही बात, d/10e, ये देखो यहाँ से मेजर करना है, तो डिस्टेंस अगर आपको पता है, ये एंगल अगर आपको पता है, तो आप एंगल ऑफ एलिवेशन का 10, ठीक है 10e, इसको मल्टीप्लाई कर दो d से, तो आपकी हाइट आ जाती है। तो ये तो हो गया देखो एक कन्वेंशनल मेथड जो कि ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि क्या माउंटेन की हाइट को मेज़र करना भी इतना आसान है जितना आसान हमने अभी कैलकुलेशन कर दी। तो इसमें देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि मैथ, देखो कॉन्सेप्ट तो वो काम करते हैं, बट आप देखते हो एक माउंटेन है, उसकी हाइट मेज़र करने के लिए आप कहाँ खड़े हो, कहाँ से आप लोगे। अब यहाँ पर मान लो आप यहाँ खड़े हो, तो ये तो हाइट है, ये तो गई ना, क्योंकि कोई ज़रूरी थोड़ा ना कि आप फ्लैट सरफेस पे ही हो और आपको आइडिया है कि माउंटेन का बेस कहाँ पर है, ये पता ही नहीं पड़ता। तो क्या कहाँ से कैलकुलेशन होती है फिर, मीन सी लेवल, समुद्र तल से लिया जाता है। ठीक है, और आजकल तो चलो जीपीएस सिस्टम भी अवेलेबल हो तो उसकी भी हेल्प मिल जाती है, तो पहले तो जीपीएस सिस्टम भी नहीं था, बट फिर भी देखोगे तो हाइट कहीं ना कहीं वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट मिली है। अगर 1950 का जो डेटा है हमारे पास में अवेलेबल, उससे आज का लेटेस्ट जो डेटा चाइना नेपाल ने जो डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो हाई स्कूल की जो कैलकुलेशन ट्रिग्नोमेट्री वो तो आपने समझ ही ली, डायग्राम में बता ही दिया था। अब जीपीएस, सैटेलाइट और अदर मॉडर्न टेक्निक्स का भी यूज़ किया जाता है। अब बात आती है कि ये कितना एक्यूरेट है। देखो छोटी हिल्स या कोई छोटे माउंटेन की अगर मेज़र की जाए ना, देखो उसमें तो ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है क्योंकि आप रिलेटिवली ज़्यादा क्लोजर अप्रोच कर पाते हो। बट माउंट एवरेस्ट जैसे बड़े माउंटेन्स हैं, उनकी अगर हाइट मेजर करें तो हमें कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक तो माउंटेन का बेस क्या है वो पता नहीं पड़ता, दूसरा हम फ्लैट ग्राउंड पे खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, तीसरा आप मीन सी लेवल से भी लेते हो तो फिर उसके बाद में आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल ये माउंटेन है और ये प्लेट्यू है और फिर ये बाद में प्लेन है और यहाँ पे फिर बाद में आपका सी लेवल आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करते हो, धीरे धीरे ये मीन सी लेवल लिया, फिर यहाँ पे स्टेयर केस के तौर पे इस तरीके से हाइट इंक्रीज करते जाते हो, ऐड करते चले जाते हो, तब जा करके ये माउंटेन की कैलकुलेशन आती है। अब प्रॉब्लम ये है कि मीन सी लेवल में आपने कितना डेप्थ ले लिया, अब अगर यहाँ पे खड़े होकर आप मेजर करो हाइट को तो कितना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ से फिर मीन सी लेवल को लेकर के जो समुद्री तल होता है उसको बेस मान करके फिर बाद में हाइट मेजर की जाती है। ठीक है, ये अपने आप में पेन्स टेकिंग प्रोसेस होता है जिसमें हाई प्रेसिजन लेवलिंग का जो मेथड है वो काम में आता है। ये देखो हाई प्रेसिजन लेवलिंग का मेथड यहाँ पे काम आता है, ये यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपका वहीं से, वो जो मैंने बता दिया स्टेयर केस की तरीके से ऊपर बढ़ते चले जाते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। अब बात ये आती है इंस्ट्रूमेंट कहीं पे काम पे करते हैं तो ग्रेविटी भी तो अपने आप में रोल प्ले करती है, क्योंकि हाइट के साथ साथ में हमें पता है हवा है वो भी पतली होती है, तो ग्रेविटी में भी वेरिएशन आते हैं। तो ग्रेविटी को भी मेजर करना अपने आप में बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट आप ग्राउंड पे यूज़ कर रहे हो क्या वो एग्जैक्टली वैसा का वैसा इंस्ट्रूमेंट वही रीडिंग आपको वहाँ पर हाइट पे दे देगा 8 किलोमीटर की हाइट पे, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल बनता है। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपको कैलिब्रेशन बेसिस पे भी फाइनलाइज करनी होती है। ठीक है, आजकल तो चलो ग्रेविटोमीटर का भी यूज़ होता है ग्रेविटी मेजर करने के हिसाब से, तो उसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो कि मान लो कि यहाँ पर आपका वेट जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका वेट है, मतलब अर्थ सरफेस पे नॉर्मली आप कहीं पे रहते हो, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली रहते हो, तो आपका 50 किलोग्राम आपका वेट आ रहा है। ठीक है, तो आप पहुँचते हो, वेट तो क्या मास आपका ये, फिर आप पहुंच जाते हो एवरेस्ट पे, फिर आपको रियलाइज़ होता है यार मेरा तो 48 किलोग्राम, 2 किलोग्राम वेट कम हो गया। वो थोड़ा सा आपकी एक्सरसाइज की वजह से तो हो जाएगा क्योंकि आप इतनी ट्रैकिंग करोगे तो उसकी वजह से, बट दूसरा जो पॉइंट आएगा वो आएगा वहाँ पर ग्रेविटी लूज होने की वजह से। तो आपको अगर आइडिया है ग्रेविटोमीटर से कि यहाँ पर ग्रेविटी का जो मेजरमेंट है वो कम है, तो आप उससे कैलिब्रेट एडजस्ट करके पता कर लोगे कि वाकई में मेरा वेट कितना है, तो आपको पता पड़ेगा 50 किलोग्राम से थोड़ा सा ही कम, ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। थोड़ा सा कम इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप इतनी ज़्यादा हाइट पर चढ़ोगे तो थोड़ा बहुत तो वेट लॉस होगा ही ना, बस वो
बाकी आपको एक्यूरेट 50 भी मिल सकता है। ठीक है, तो लेवलिंग को हम कहीं ना कहीं ज़्यादा एडवांस तक ले नहीं सकते। बाकी मोटी मोटी जो चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। दूसरा हम देखें, हवा जो पतली हो जाती है, जैसे मैं आपको बताऊं ये माउंटेन है और यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो यहाँ से जो चीज़ ये यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, उसकी कंपैरिजन में इस पीक पे कुछ देखोगे तो दोनों में बड़ा डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पर एयर जो है वो थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, क्योंकि हाइट के साथ साथ में एयर की कंसंट्रेशन कम, और जबकि हाइट नीचे आते रहते हैं तो एयर कंसंट्रेशन ज़्यादा। तो आपको पता है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हम जाते हैं या एक डेंसिटी के मीडियम से दूसरे डेंसिटी के मीडियम में जाते हैं, तो जो लाइट है वो बेंड हो जाती है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो वो रिफ्रैक्शन का जो सेगमेंट है उसकी वजह से भी बहुत मुश्किलें होती हैं एस्टिमेट लगाने में कि वाकई में कितनी हाइट है माउंट एवरेस्ट की। तो टेक्नोलॉजी कोई ईजियर सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती? जी बिल्कुल करती है। जीपीएस सिस्टम आजकल काम में आने लग गया है और आप देखोगे लाइडार भी यूज़ होने लग गए हैं, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक्यूरेसी पे पहुंचने की एक स्कोप बन जाता है जिसमें लेज़र बीम काम में आती है। ठीक है, तो जीपीएस सिस्टम अपने आप में पहले 1952-54 के टाइम पे था नहीं, पर फिर भी बहुत एक्यूरेसी आपको अवेलेबल होती रहती है मैच करो तो। और अभी जो लेटेस्ट डेटा है उसमें क्या बताया गया है कि लगभग 86 सेंटीमीटर 0.86 मीटर की जो हाइट है वो इंक्रीज होती हुई मिली है माउंट एवरेस्ट की। तो यहाँ पर इसके पीछे वजह क्या है? देखो, एक तो एक्यूरेसी, दूसरी वजह आपको बताऊँ मैं इसमें कि आपने प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, जो इंडियन प्लेट है वो लगातार यूरेशियन प्लेट के अंडर सबमर्ज होती चली जा रही है, तो उसकी वजह से भी क्या है, माउंटेन अपलिफ्ट होता चला जा रहा है, वहाँ पे सरफेस में चेंजेस आते रहते हैं। और उसी का रिजल्ट था 2015 में नेपाल में अर्थक्वेक आया, और अर्थक्वेक आने की वजह से ही कहीं ना कहीं जो जोग्राफर्स थे उनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि यह इसकी माउंटेन का, इस जो अर्थक्वेक का कहीं असर इसका माउंटेन की हाइट को इंक्रीज होने में या हाइट वेरिएशन में तो नहीं है। तो इसी चीज़ को लेकर के ये एक्सपीडिशन शुरू हुई और पता पड़ा कि वाकई में 0.86 सेंटीमीटर की जो हाइट है वो आपको ज़्यादा मिली। ठीक है, तो ये जो डेटा जो आ गया ना अभी, हम इसी को बोलेंगे 8,848.86 मीटर हाइट है अभी माउंट एवरेस्ट की। ये सब ने एक्सेप्ट कर रखा है, अब फाइनल है। ठीक है, अब मेन तो यही था, बाकी एक आर्टिकल जो इकोनॉमी पेज का वो और देख लेते हैं। ये बिल्कुल कॉर्नर पे है ये आर्टिकल। इसमें बताया गया है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, इसके बारे में गूगल जरूर कर लेना आप लोग कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी का क्या है, कौन है, किस तरीके से डिक्लेरेशन देता है, पूरा डिटेल। तो बुलियन एक्सचेंज रेगुलेशन इन्होंने डिक्लेयर किए हैं, और बुलियन कौन कौन से मेटल होते हैं ये देख लेना आप ज़रूर, है ना। बाकी चीज़ें तो हो ही गई, अपनी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ तो जो न्यूज़पेपर में दी हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।